मैंने अपने दिमाग से नहीं बनाया, सिनेमा पढ़ सकते हैं आप, चौथे चैप्टर में लिखा हुआ है। ओके, आपको पता ही नहीं होगा चौथा चैप्टर भी है उसमें। अरे लोगों को तीसरा पता है काइनेमेटिक्स, फिर पांचवा पता है न्यूटन्स लॉ, उसके बीच में भी एक चैप्टर है। ओके, द फोर्सेस। अनुरूप पढ़ा आपने कभी? नहीं ना, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है उसमें, राइट? मैथ्स नहीं है तो बेकार होगा, राइट? ओके, कोई नहीं। तो फोर्स के 4 कॉज होते, हम 2 के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये बार बार नहीं कहूंगा आप। तो अब मेरे हिसाब से फोर्स मतलब एक मास को मालूम पड़ना दूसरे मास के विषय में, या एक चार्ज को मालूम पड़ना दूसरे चार्ज के बारे में। जब भी ऐसा होता है, वो जिस तरह से होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स लग रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपको एक मास को पता पड़ रहा है दूसरा मास एग्जिस्ट करता है, या एक चार्ज को पता पड़ रहा है कि दूसरा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। Do you get that? Sure? No problems? Let me go a little bit deep into this. इस ब्रह्मांड को मैक्रो लेवल पे जो चला रहा है वो ये है। मैक्रो लेवल पे मतलब प्लैनेट बने, प्लैनेट के पास मून आया, प्लैनेट और मून को सोलर सिस्टम में बांध के रखा, सोलर सिस्टम से मिलके गैलेक्सीज बनी। समझ में आ रही मेरी बात? बड़े लेवल पे इस यूनिवर्स को चलाने वाला ये है। मैक्रो गवर्निंग force for this universe is gravity, least understood of all the 4. This is the least understood force yet. Oldest discovered, least understood. The first force that we actually came to know about is this. Okay? 2016 के बाद से अब शायद ब्रेक थ्रू हो जाए, लीगो के बाद से। लीगो, यू डोंट नो लीगो? अच्छा, साइंस में इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, पैसे के चक्कर में मैं भूल गया था, राइट? साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ओके? वो तो इस फील्ड में पैसा मिलता है, इस चक्कर में अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ओके? 2016 का जो नोबेल प्राइज मिलेगा वो लीगो वालों को ही मिलेगा, ओके? लीगो, नॉट लेगो, लीगो, ओके? LIGO। कंट्री लीगो कहां पे है? यूरोप में कहीं थे लीगो के, या अमेरिका में थे? यूएसए में लीगो के दोनों, यूएसए में। अरे कंट्री मुझे नहीं मालूम, पर लीगो की टीम को मिलना चाहिए, ओके? 100 years back Einstein predicted gravitational waves and they discovered it, so there's a big advancement in understanding gravity, okay? So खैर कोई नहीं, वो साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए दिल से, तो लोग ऐसी चीजों पे ध्यान देते, नहीं तो छोड़ो, राइट? बड़े आगे, राइट? सो ये 2 फोर्स है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूक्लियस के बाहर तक, न्यूक्लियस के बाहर तक इस दुनिया को चलाने वाला ये है। जैसे कि ये चौक क्यों गिर रही है जमीन की तरफ? इसकी वजह से। लेकिन क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि मेरे हाथ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस चौक के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इतना पास चले गए कि एटम के न्यूट्रल होने के बावजूद वो एक दूसरे से डायरेक्टली इंटरैक्ट करके इतना फोर्स लगा पा रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक कि ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे और ये धरती की तरफ गिर नहीं रही है। नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, याद है? इनमें से 4 फोर्सेस का कॉज ये। टेंशन, रस्सी का जॉइंट में जो भी स्ट्रेंथ होती है, इट इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बंधे हुए। किस फोर्स से बंधे हुए? K(Q1 Q2 by R²। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने जाके इसको पुश किया, मेरा हाथ इस दीवार के अंदर नहीं घुस गया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से बंधे हुए मॉलिक्यूल्स और मेरे हाथ के पास जाती उन्होंने उल्टा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मार दिया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, गिर नहीं रहा हूं अर्थ के ट्रैक्शन के बावजूद, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड है वुड का,
कार्बन कार्बन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिकली जुड़े हुए और मेरे जूते ने जाके उनको नीचे की तरफ पुश किया, उन्होंने बदले में मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाहर पुश कर दिया और बैलेंस आउट हो गया ग्रेविटी और ये फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वो इलास्टिक फोर्स रस्सी जैसा, बस अब की बार लेंथ चेंज होना अलाउड है। फ्रिक्शन सरफेस सरफेस कॉन्टैक्ट में आए इसलिए लगा, अगेन कॉज इज दिस। इस दुनिया को छोटे लेवल पे यही चला रहा है। मेरी बॉडी पूरी खड़ी हुई है, मैं गिरता पड़ता नहीं हूं, बिकॉज मेरी हड्डियां और राइट कैल्शियम फॉस्फेट के अच्छे अच्छे बॉन्ड्स हैं जिन्होंने इसको जोड़ के रखा हुआ कार्बन कार्बन ने। इस वजह से मैं ग्रेविटी लगने के बावजूद गिरता नहीं। यदि वो फोर्स गायब हो जाए तो हम टूट के भी चूरा चूरा हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? इस दुनिया को चलाने वाला छोटे लेवल पे ये और ब्रह्मांड यूनिवर्स के लेवल पे ये। डू यू गेट द पिक्चर क्लियरली? श्योर? नो डाउट्स? नो डाउट्स? ओके, सो दिस इज माय प्रेमाइस। प्रेमाइस इज समथिंग जिसके ऊपर बेस में आगे बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूं कि फोर्स के दो ही कॉज है, ये या फिर ये, कोई तीसरा नहीं है न्यूक्लियस के बाहर। ये मेरा पहला प्रेमाइस है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डिस्कस इट राइट नाउ कि यदि कोई फोर्स है तो या तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से आया होगा या फिर चार्ज के इंटरेक्शन से आया होगा। तीसरा फोर्स का कोई कारण नहीं होता, ऐसा मैं कह रहा हूं। डू यू एग्री or disagree? If you disagree, please raise your objections right now. नहीं तो write down this is the premise कि फोर्स के न्यूक्लियस के बाद there are only two causes, this and this. आप नहीं लिखेंगे भाई साहब? हैं? दोबारा लिख लो, थोड़ा और लिख लो, टाइम बच जाए। न्यूटन की जय लिख लो 2-4 बार। हैं? नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन। गॉट इट? बेटा मैं समझा दूंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई रहूं, शाम को पूछ लीजिए, है ना? शाम को पूछ लीजिए, बिल्कुल जवाब दे दूंगा। अभी रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचा ना बेटे में। आप आए थे ना कल शाम की क्लास में, रेजिस्टेंस में आज पढ़ाऊंगा ना, है ना? आप वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है? वो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाके जो लैटिस होता है उससे टक्कर करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है? और कुछ? एनीथिंग एल्स? श्योर? एवरीबॉडी एग्रीज? इसके अलावा कोई और कॉज नहीं है फोर्स का? पक्का? ओके। Now, one of the fundamental theme of physics has always been, especially after Einstein, reference frame. कि हम बिना फ्रेम के बात नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी चीज को मतलब ही नहीं होता। मैंने पिछली क्लास में समझाने की कोशिश करी थी, 2 क्लासेस ली भी से इसी चीज पर, रिलेटिव मोशन, जिसमें आइडिया यही था कि इस ऑब्जर्वर के लिए रिजल्ट यह आ रहा है, उस ऑब्जर्वर के लिए रिजल्ट कुछ और आ रहा है, राइट? ये बात समझ में आई थी? बिना ऑब्जर्वर के फिजिक्स में डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं होता। वी मस्ट स्पेसिफाई हु इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अवर डिस्कशन, राइट? हमेशा हमको ऑब्जर्वर के टर्म्स में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई बोले जी बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत अलग अलग मीनिंग है इसके। यदि अपन चल रहे हैं और कोई अपने से बहुत तेज जा रहा है तो बोलेंगे फास्ट जा रहा है, लेकिन यदि हम फाइटर पायलट से बोलेंगे कि इसकी स्पीड फास्ट है चलने वाले की, तो वो बोलेगा पागल हो क्या? राइट? 150 kmph तो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है जिसमें प्लेन फ्लैग कर पाएगा। उससे कम हो तो प्लेन गिर जाएगा पत्थर की तरह। उसकी तो मिनिमम 150 होती। समझ में आ रही मेरी बात? ये नहीं आ रही? पक्का? राइट? You got what I'm saying? Right? So, having said that, इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आता जब तक हम ऑब्जर्वर की बात ना करें। यहां पर वी आर फॉर्चुनेट बिकॉज
mass of an object, does it depend on an observer? In Newtonian physics, no. In Newtonian physics, 1 किलोग्राम की चीज, दौड़ता हुआ आदमी, चाहे भागता हुआ आदमी, चाहे गिरता आदमी, चाहे पड़ता आदमी, कैसा भी हो, 1 किलोग्राम की चीज में उसको 1 किलोग्राम के मास के बराबर के ही एटम्स मिलेंगे, राइट? या कम ज्यादा मिलेंगे? मास डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम. खासकर अपन ने वो जो लास्ट में सवाल किया था अलादीन वाला, वहां पर अपन ने समझा कि भले डिस्क्रिप्शन कितना भी डिफरेंट था, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाज सेम फ्रॉम ऑल रेफरेंस फ्रेम्स. सो एवरीबडी एग्रीज charge, mass and distance between 2 points is independent of reference frame. Do you agree with my second premise? Yes, sir. All right. Charge, mass and distance between 2 points is independent of reference frame. Hence the conclusion, force is independent of reference frame. This is not going to change throughout these 2 years, the 2 years of physics that you study. वहां पे फोर्स कभी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं आएगा. फोर्स विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम. इट विल नेवर एवर डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम. ऑब्जर्वर पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होगा कि कितना फोर्स लग रहा है. सारे ऑब्जर्वर को फोर्स सेम ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि जो फोर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो खुद फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है. एवरीबॉडी गेट्स दिस? क्लियर? बिल्कुल? एनी डाउट्स? एवरीबॉडी एग्रीज विद माय कंक्लूजन? ओके. कंक्लूजन नंबर 2. Newton's second law must be wrong. I have just now destroyed Newton's second law because these sides are independent of frame, and all of us know, I hope so, that acceleration depends on observer. Don't write it. Newton's second law is not wrong. Your understanding of the law is wrong. How can a law be wrong? All right? अरे न्यूटन या आप, choose who is the donkey if one of you has to be. दोनों में से कौन खड़ा हो सकता है? न्यूटन और आप, राइट? क्या हो गया? खुद बताइए आप. मैं बोलूं या तो न्यूटन बेवकूफ या तुम बेवकूफ, चूज करो. अरे दैट इज द ओनली इंटेलिजेंट स्टेटमेंट यू कैन मेक. दैट मे प्रूव कि आप बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि आपने खुद को चूज किया, राइट? ओके, समझ में बात? ओनली वे टू प्रूव कि आप बेवकूफ नहीं हो इज सेइंग कि जी मैं हूं न्यूटन के मुकाबले तो नहीं गधा हूं. न्यूटन तो हो नहीं सकता गधा, राइट? इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले की बात है, दे एक्चुअली उन्होंने सारे इंटेलिजेंट लोगों से पूछा, राइट? इंटेलिजेंट लोग मतलब मैथ्स और फिजिक्स के टीचर्स से, प्रोफेसर से, केमिस्ट्री वालों से नहीं. राइट? अब क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम, अब कुछ सोचिएगा, बट सारे जो इंटेलिजेंट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज के, उनसे पूछा, जिसमें कौन इंक्लूडेड थे? मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले नहीं. याद रखिएगा कि आज तक का सबसे इंटेलिजेंट इंसान कौन पैदा हुआ है, तो उनका वोट था न्यूटन. Far, far away from Einstein and everybody, the most intelligent human being ever to walk this planet is considered Sir Isaac Newton. Okay? ठीक है? इसलिए उन्होंने केमिस्ट्री वालों से वोट भी नहीं लिया कि इन गधों से क्या पूछना. अरे ये पागल बोलेंगे कि कुल सपने में उसको पता नहीं सांप वाप दिख रहे थे, ऐसे गधों को ये वोट दे देंगे. अरे हैं, क्या हो गया? हाँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था. अरे वैसे बेंजीन की डिस्कवरी माइकल फेरेडे ने की थी.
खैर आगे बढ़े। सो न्यूटन का सेकंड लॉ गलत है, राइट? हाँ, अभी तो लिख रहे थे आप लोग, इन्होंने तो लिख के काट भी लिया, देखो न्यूटन के लॉ को लिख के काट रखा है। अरे मैंने लिख कर भी लिख लिया कि भाई स्कूल में क्या सिखाते हैं, जो मास्टर बोर्ड पे लिखो कॉपी मार लो, सही है ना? स्कूल में से सिखाते हैं, है ना? ओके। अरे अब बुरा मत माना करिए, मैं थोड़ा लोगों की मजाक उड़ाता रहता हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि टीचर्स की आप लाइफ टाइम मजाक उड़ा सकते हो पीठ पीछे, तो मैं सामने थोड़ी सी उड़ाता हूं। अरे सो इट बैलेंसेस आउट। ऑलराइट, अनलेस आप ये रिटर्न में मुझे देके जाओ कि सर मैं जिंदगी भर अपने कभी किसी टीचर की पीठ पीछे मजाक नहीं उड़ाऊंगा, न उड़ाई है आज तक। यदि आप ये रिटर्न में मुझे दोगे तो मैं आपसे कभी मजाक नहीं करूंगा। ऑलराइट, अदरवाइज यू आर ओपन, बिकॉज आप टीचर्स की पीठ पीछे मजाक उड़ाते हो। अरे कितने लोग सुबह सुबह सच बोलेंगे? सब बोलेंगे। कितने लोगों ने अपने टीचर्स की कभी ना कभी पीठ पीछे खूब मजाक उड़ाई है? अरे ओके, सो सी आई एम जस्ट बैलेंसिंग इट आउट। राइट, आप पीठ पीछे, मैं सामने, दैट्स इट। ओके ओके, एनीवन व्हाट हैपेंड टू न्यूटन्स लॉ? हमको तो आता है बहुत अच्छा। यस, very nice. This law is not a universal law. Why? Because it cannot be valid on all reference frames, because the reason is very simple to understand why it is not valid in all reference frames. Because acceleration is an effect, but I can produce acceleration simply by my motion. समझ में आई मेरी बात? इस बॉटल को एक्सेलरेट करने का एक तरीका तो ये है, जैसे बॉटल रखी है, इसको एक्सेलरेट करने का एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये भी है। समझ में आई मेरी बात? एक्सेलरेशन के दो कॉज होते हैं, फ्रेम एंड फोर्स। और यदि मैं कोई ऐसा लॉ बना दूं जो बोले एक्सेलरेशन की वैल्यू इतने फोर्स पे इतनी होगी, तो गलती होगा, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन को फ्रेम चेंज करके भी चेंज कर सकता हूं। ये इस लॉ में यदि हम इसको एक मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट मान लें तो ये गलती होगी। याद है अपनी शुरुआत कहां से करी थी? मैथ्स और फिजिक्स का अंतर। यदि हम इसको एक मैथ्स की इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैथ्स की इक्वेशन तो ठीक है, उसमें थोड़ी कंडीशन लिखी होती है। मैथ्स में यदि अपन ने लिख दिया y = 3x, तो नीचे थोड़ी लिखते कि इफ दिस दैट डूज, कुछ नहीं लिखते। y = 3x तो y = 3x, बाहर में जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहां भी y है 3x छेद दो, सोचने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट मैथ्स मीन्स। मेरे पास इनफेक्ट वो फोन चला गया मेरा, नहीं तो मेरे दूसरे फोन में मैंने एक यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करा हुआ था रिचर्ड फेनमैन का। रिचर्ड फेनमैन कौन है? बेस्ट फिजिक्स टीचर एवर। राइट, बेस्ट फिजिक्स टीचर है रिचर्ड फेनमैन, तो नोबेल लॉरेट भी है फिजिक्स में। उन्होंने 2 फंडामेंटल वो आपके लेवल से काफी ऊपर है, लेकिन बहुत ही अच्छे टीचर थे फिजिक्स के, और जबरदस्त फिजिसिस्ट थे। ओके, वन ऑफ द लास्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद से करीब करीब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में चला गया नोबेल प्राइज, और राइट, थ्योरेटिकल फिजिक्स में मिलना ही बंद हो गया। सो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उनका एक लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स, और वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मैथमेटिशियंस डू नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। Really, they don't know what is y and what is x. They're saying y = 3x, x may be donkeys or buffaloes. It is same for them. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है x गधे हो, भैंस हो, घोड़ा हो। वो तो ये कह रहे भाई यदि y इतना है तो x उससे 3 गुना है। x क्या है? न्यूट्रिनो कि प्रोटॉन की भैंस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके न्यूट्रिनो प्रोटॉन भैंस से बराबर है। थिंक अबाउट इट। राइट, दैट्स व्हाट मैथमेटिशियंस आर। जबकि ऑब्वियसली न्यूट्रिनो बहुत अलग चीज होगी भैंस से। राइट, ओके, जैसे कि हम सबको पता है भैंस का मांस होता है। ओके, न्यूट्रिनो का मांस है कि नहीं, 100 साल से रिसर्च चल रही है।
भैंस का मांस है कि नहीं, इसमें रिसर्च चल रही है 100 साल से? नहीं ना। अरे न्यूट्रिनो का मांस है कि नहीं, 100 साल से रिसर्च चल रही है। ओके, न्यूट्रिनो फोर्स लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं, इसमें रिसर्च चल रही है। भैंस फोर्स लगा सकती है कि नहीं, और एक सबको पता है। सो देयर इज बिग डिफरेंस, बट फॉर मैथमेटिशियंस न्यूट्रिनो एंड भैंस आर सेम। सो ये लॉ को यदि आप मैथ्स की तरह समझेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? बिकॉज इसमें कंडीशंस है। क्यों है कंडीशंस? क्योंकि एक्सेलरेशन के कॉज एक नहीं 2 है। और यदि हम लॉ बना दें कि जी फोर्स इतना होगा तो एक्सेलरेशन इतना होगा, तो गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों जाएगी गलती? क्योंकि जैसे ही हम फ्रेम चेंज करेंगे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। भले यूज करता हूं बहुत, और एब्सोल्यूट ट्रुथ में बहुत अंतर है। हम जिस चीज को बहुत यूज करते हैं इसका मतलब थोड़ी तो सही होता है। एक जमाने में बहुत लोग विश्वास करते थे धरती फ्लैट है, मैक्सिमम लोग ये मानते थे, सही हो गया। मैक्सिमम लोग मानते थे सूरज पृथ्वी का चक्कर काटता, राइट। बिजली किस पे गिरती है? जो पापी होते हैं उस पे। ये नहीं पता आपको? पर लोग ये मानते थे बिजली उस पे गिरती है जो पापी होता है। भगवान गुस्सा होके उसके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट गिरा देते ताकि उसको बर्बाद कर दे, और एक क्योंकि उसने भगवान से पंगा ले लिया। ये सारे धर्मों में लिखा है भाई, ऑल रिलीजन से सेम थिंग। अरे समझ में आई बात? मैक्सिमम लोग ये मानते थे, तो इसका मतलब सही है। मैक्सिमम लोग मानते थे। अरे तो उसी तरह से हमने इसको बहुत यूज किया है। दैट डज नॉट मेक इट एब्सोल्यूट लॉ। इनफैक्ट यदि आपने अभी ध्यान से सुना हो तो मैंने फिजिक्स के बहुत फंडामेंटल इंपॉर्टेंट लॉज की लिस्ट दी थी, मेरी बनाई नहीं है, फेनमैन जी की है। उसमें आपने न्यूटन के लॉ का नाम सुना था क्या कहीं पे भी? नहीं सुना था। फिजिक्स के 10 टॉप 10 जो लॉज है फिजिक्स के इंपॉर्टेंस वाइज, उसमें ये कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीजन ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कैन बी कॉज्ड बाय फोर्स एज वेल एज फ्रेम। सो इट्स अ लिमिटेड लॉ। You understand that about Newton's second law? It's a limited law. It is valid only in inertial reference frame. Inertial reference frame की definition में मैं नहीं जाऊंगा, और जब मैं पूरा 11th का लेता हूं तब पढ़ाता हूं, आपको कभी और बता दूंगा। अभी मैं प्रैक्टिकल साइड में रहूंगा। प्रैक्टिकल साइड से इनर्शियल फ्रेम क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं। एब्सोल्यूट सेंस में इनर्शियल फ्रेम खोजना संभव नहीं है, लेकिन डिफाइन करना संभव है। डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उस पर जाने की बजाय प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम बता रहा हूं। ठीक है, क्या बता रहा हूं? प्रैक्टिकल डेफिनेशन, ओके, नॉट साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ऑलराइट, टाइम भी थोड़ा कम रहता है इस समय, तो हम लोग इस समय एब्सोल्यूट डेफिनेशन पे जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज, एब्सोल्यूट पे नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ओके, सो फॉर अवर प्रैक्टिकल पर्पसेस डेफिनेशन क्या है, आइडिया क्या है? हम अर्थ की सरफेस को इनर्शियल, पहले समझ लीजिए, हम अर्थ की सरफेस को इनर्शियल फ्रेम ले सकते यदि सवाल में या सिचुएशन में अर्थ का रोटेशन या लैटिट्यूड मेंशन नहीं हो, और हमारा अर्थ से दूरी भी सिग्निफिकेंट लेवल पे चेंज नहीं हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए अर्थ से यदि मार्स जाना है तो क्या अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेते हैं? नहीं। अर्थ में यहां से न्यूयॉर्क जाना है, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि समथिंग इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और फोर्स की बात हो रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अर्थ की सरफेस को इनर्शियल फ्रेम लेने से सवाल गलत हो जाएगा। सर्कुलर मोशन के एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स याद करिए। एक ट्रेन वेस्ट से ईस्ट जा रही है स्पीड से, एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है, बताइए दोनों में नॉर्मल फोर्स में कितना डिफरेंस है? उसमें हमने इनर्शियल फ्रेम सरफेस को नहीं, एक्सिस को। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस को इनर्शियल फ्रेम ले सकते हैं प्रैक्टिकली। दो चीजें याद रखनी है कि अर्थ के रोटेशन की बात नहीं हो रही हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड और नहीं, एंड
अर्थ से सिग्निफिकेंट लेवल पे डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, तो हम अर्थ की सरफेस को इनर्शियल फ्रेम लेंगे। ठीक है, अर्थ से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, पर लैटिट्यूड की बात कर रहे हो, रोटेशन की बात कर रहे हो, तो फिर एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम ले लेंगे, अर्थ की एक्सिस को। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम का आइडिया बड़ा प्रैक्टिकल यूज होता है, समझ में आ गया। सरफेस को कब लेंगे बता दिया मैंने, रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है अर्थ को कंसीडर करने की, और अर्थ से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, रोटेशन लिख लिया सबने, रोटेशन कंसीडर करना पड़े और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो अर्थ की एक्सिस को इनर्शियल फ्रेम लेंगे, ना कि सरफेस को। लिख लीजिए आराम से। फोर्स फ्रेम, तो यदि हम एक ही फ्रेम में लॉ लिखेंगे तो वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि इन फ्रेम में मोस्ट प्रोबेबली हो रहा होगा, इनर्शियल फ्रेम की फिलॉसफी बता रहा हूं मैं, कि इन फ्रेम्स में, इनर्शियल फ्रेम में फ्रेम एक्सेलरेशन को कॉज नहीं कर रहा होगा, सिर्फ फोर्स से ही कॉज होता होगा, इसलिए उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ओके, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन का काफी सिग्निफिकेंट पार्ट यही है कि फ्रेम शुड नॉट कॉज एक्सेलरेशन। ओके, सिग्निफिकेंट पार्ट है आपके, लेकिन समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, बट आइडिया समझ में आ गया। इनफैक्ट फर्स्ट लॉ खुद इनर्शियल फ्रेम की ही डेफिनेशन है, यदि हम उसको ढंग से सीखे तो। हम ढंग से सीखते नहीं है, हम फर्स्ट लॉ बिल्कुल गधे पने वाला याद रखते हैं। क्या होता है भाई फर्स्ट लॉ? हाँ, स्टेटमेंट। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ये फर्स्ट लॉ है। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? फर्स्ट लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया क्या? दिल की फीलिंग है। ओके, यस। नाइन्थ क्लास में कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, and if it is moving with constant velocity it continues to move with constant velocity until unless some external force is applied on it। फिर मैंने सेकंड लॉ पढ़ा और मेरा कंक्लूजन ये था, नवी कक्षा में बता रहा हूं, ऑलराइट, कि न्यूटन खास इंटेलिजेंट नहीं था। मेरा कंक्लूजन था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इससे फर्स्ट लॉ आ जाएगा, यही तो कह रहा है फर्स्ट लॉ, यदि फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। मेरा जबरदस्ती दो लोग बता रहा अपना नाम बड़ा करने के लिए, और उसमें भी थ्योरम बाद में, कोरोलरी पहले। कितना बड़ा गधा है वो, तो आप लोग सोचते नहीं है, आप लोगों को रटा दिया जाता है और आपको सिखा दिया जाता है बेटा सोचना नहीं है, साइंस वाइंस में ऐसे क्यों नहीं होता, न्यूटन बाबा ने कहा था रट लो, राइट। घर पे भी अपन को शिक्षा दी जाती है रट लो, तो अपन ने कहा वाह क्या बढ़िया मैच हो रहा है, घर पे भी रट लो, यहां पे भी रट लो, हैंस रट लो, राइट। लेकिन यदि आप सोचे थोड़ा सा तो समझ में आया फर्स्ट लॉ ऐसा ही लग रहा है ना, सेकंड लॉ से डिराइव हो जाएगा कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। सो दैट इज नॉट व्हाट इज फर्स्ट लॉ इज। फर्स्ट लॉ इज इन अ फ्रेम वेयर फोर्स इज जीरो and you find a body moving with zero acceleration, then that frame is called inertial frame. That is the better way of saying first law. आप बोलेंगे सर न्यूटन ने तो ऐसा नहीं लिखा था प्रिंसिपिया में, न्यूटन को थोड़ी मालूम था एक दिन आप जैसे लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आपको लगता है न्यूटन ने प्रिंसिपिया आप जैसे लोगों के लिए लिखी होगी? है नहीं ना? Alright?
क्या हो गया? किस इंटेलिजेंट लोगों के लिए? बेटा पहले फिजिक्स क्या है मैं बताता हूं आपको.